आज हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानेंगे, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन जो है किसे कहते हैं और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो दी प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें न्यू मतलब नया, सब्सटेंस यानी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज और नया गुण के साथ आर फॉर्म्ड तैयार होता है, बनता है फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, चाहे वो एक सब्सटेंस से बना हो या फिर बहुत सारे सब्सटेंस के मिलने से बना हो, तो हम लोग उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं। तो सीधा इसका ये मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नया प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। और जो नया सब्सटेंस तैयार होता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दो सब्सटेंस के मिलने से ही एक नया सब्सटेंस बनेगा। सिंगल सब्सटेंस से भी एक नया सब्सटेंस बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें दिखाया गया है कि मैग्नीशियम, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम और O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। यानी कि जब मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करता है। अगर हम यहाँ देखें तो मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग है, लेकिन ये दोनों के मिलने से एक नया कंपाउंड बना, और जो नया कंपाउंड बना है उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यही केमिकल रिएक्शन कहना चाहता है कि दी प्रोसेस, वह प्रक्रिया इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस, देखिए ये न्यू सब्सटेंस हो गया, तो न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो भी डिफरेंट होगा। इसीलिए बोलता है कि न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस तो बनेगा ही, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक नया प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। आर फॉर्म मतलब तैयार करेगा या बनेगा फ्रॉम वन, चाहे वो एकले हो जाए या फिर बोलता है मोर सब्सटेंस, जैसे एक एग्जांपल दिखाया गया है मोर सब्सटेंस का। हम लोग एक सिंगल सब्सटेंस से भी एक नया प्रॉपर्टी जानेंगे, उसको भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग उन एग्जांपल को ले रहे हैं जिसमें दो, यानी कि कह सकते हैं कि मोर सब्सटेंसेस के मिलने से एक कंपाउंड तैयार हुआ है। दो सब्सटेंस के मिलने से एक कंपाउंड तैयार हुआ है, और इन दोनों सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टीज से एकदम अलग इसका प्रॉपर्टीज होता है। अगर हम और कुछ एग्जांपल देखें तो ये कह सकते हैं कि शुगर यानी कि चीनी प्लस वाटर यानी कि पानी, ये दोनों जब रिएक्शन करता है, यानी दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी पानी, यानी शुगर वाटर। उसी तरह एक और एग्जांपल है, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल, ये मेरा सेकेंड एग्जांपल, और ये तीसरा एग्जांपल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिंक यानी कि Zn और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जब रिएक्शन करता है, ये दोनों के आपस में जब मिलाया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnSO4, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग जिंक सल्फेट, प्लस H2 यानी कि हो गया हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ कह सकते हैं कि जिंक और यहाँ जो H2SO4 है, ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है अलग है, क्योंकि जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है। अभी हम दोनों को देखें तो इनका प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, और जैसे ZnSO4 बन गया वो एक अलग प्रॉपर्टीज का मेटल बन गया या कंपाउंड बन गया, कह सकते हैं कि कंपाउंड तैयार हो गया है, प्लस H2 यानी कि ये हाइड्रोजन गैस बन गया। तो हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन से पहले जो हम सब्सटेंस को लेते हैं और जब इनको मिलाने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उनको क्या कहते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। These substances
वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। अगर हम यहाँ बोलें तो जिंक और H2SO4 हम इन दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्शन के बाद जो तैयार होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगला देखिए, प्रोडक्ट क्या कहता है कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म, वैसे सब्सटेंसेस जो तैयार हुए हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन्हें प्रोडक्ट कह सकते हैं कि जो ZnSO4 है और जो H2 है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम लोग ये जानेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज कर जाता है। अगर कोई सॉलिड है तो वो गैस में बदल जाता है, कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है वो सब्सटेंस का चेंज हो जाता है, ये कह सकते हैं। दूसरा, चेंज इन कलर, मतलब कलर में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई कंपाउंड ब्लैक है तो रेड हो गया, कोई रेड है तो ब्लू हो गया, इस तरह कलर में चेंज आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आता है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है केमिकल रिएक्शन में, या फिर ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इन चीज़ों को देखा जाता है। आगे है कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई ऑफ रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, वेज है, वेज मतलब तरीका, ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका तरीका क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका दो तरीका हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी कि हम इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं जिसमें वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम एक वर्ड हो गया, ऑक्सीजन एक वर्ड है, यानी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिएक्शन से पहले जो कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या जो मेटल का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग या सब्सटेंस कह दें, एक शब्द में कह दें कि सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड तैयार होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी हम एलिमेंट्स को के वर्ड का रिप्रेजेंट किए हैं, या वर्ड्स के हम लोग लिख कर उसको रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसी को अगर हम क्या करें, शॉर्ट फॉर्म ले लें, जैसे मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म Mg, ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म MgO। अगर इस तरह अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोग लिए थे Mg प्लस O2 MgO, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ O2 है यानी ऑक्सीजन 2 है, इधर पूरा हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट के तरफ कि ऑक्सीजन तो भाई 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही था, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, और जो Mg था वो भी 2 हो गया, लेकिन इधर Mg तो 1 ही है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अभी जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग इसको क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए, इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे। तो कहता है एक केमिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड केमिकल इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल को
केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल, जिसमें देखिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल किए हैं, किसका, तो एलिमेंट्स का, या फिर कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला का, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। और साथ में हम लोग चाहेंगे तो यहाँ ऐसे बगल में इसका जो फिजिकल स्टेट होगा, जैसे मैग्नीशियम अगर सॉलिड में होता है तो यहाँ लिख देंगे सॉलिड, ऑक्सीजन गैस में होता है तो लिखेंगे गैस, और MgO जो बना, अगर जो भी बनेगा हम लोग यहाँ बगल में उसका फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करना, उससे हमें पता चलता है कि जो भी केमिकल है उसका स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में रिएक्शन किया हुआ है। तो द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कहते हैं कि द नेसेसरी कंडीशन मतलब कुछ ज़रूरत की कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर कह सकते हैं कैटलिस्ट, शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट, इधर हो गया रिएक्टेंट और इधर जो आपका दिख रहा है वो आपका हो गया प्रोडक्ट, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो का साइन होता है, इसी एरो के साइन के जगह पे हम लोग जो नेसेसरी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, चाहे अगर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, हीट देंगे तो हीट, प्रेशर तो प्रेशर, या किसी तरह का कोई सब्सटेंस यूज करेंगे तो उसको इसी जगह पे लिखेंगे। और जैसे कंपाउंड है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए सिंगल कंपाउंड है, और इस सिंगल कंपाउंड को जब हम हीट किए, यानी कि एक नेसेसरी कंडीशन जो लगा हुआ है कि टेम्परेचर यानी हीट किए, तो वो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, यहाँ से गैस रिलीज किया और ये आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम कहते हैं। तो शुरू ही डेफिनेशन जब हम बता रहे थे उसमें यही बताए थे कि ज़रूरी नहीं है कि दो कंपाउंड के मिलने से ही एक प्रोडक्ट बनेगा। एक सिंगल कंपाउंड में भी अगर कंडीशन लगा हुआ है, अगर टेम्परेचर लग गया, हीट प्रेशर लग गया, या कोई कैटलिस्ट हम यूज कर दिए हैं, तो उससे भी एक नया कंपाउंड बनेगा, और वो जो नया कंपाउंड बनेगा उस नए कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा। एक और कंपाउंड की जो बगल में हम लोग उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। एक और केमिकल रिएक्शन है जिसमें CO3 यानी कि कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैटलिस्ट के तौर पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज तैयार होता है और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करता है। यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और H2O रूट से यानी कि ज़मीन के अंदर से जाइलम और फ्लैम के थ्रू जो ले जाने वाला प्रोडक्ट होता है वाटर और मिनरल्स उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के मिलने से ग्लूकोज तैयार होता है। लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि सनलाइट का मिलना चाहिए, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये दोनों जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलन होता है वो लिप्स में होता है, जहाँ पे जानते हैं कि लिप्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन को ये पूरा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी किया जाता है। उसको बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है। हम लोग बैलेंस करने के लिए जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है। जैसे एक यहाँ पे दिखाया गया है कि Fe प्लस H2O4, ये जो 4 ये 3 दिख रहा है ये तो बाद में बैलेंस करने के लिए दिया गया है। पहले रिएक्शन होता है FeH2O यानी कि यहाँ लोहा था और यहाँ पानी था, लोहा और यहाँ पानी है। अब सीधी सी बात है, लोहा
को पानी के कांटेक्ट में मिलेगा तो पक्का वो जंग लग जाएगा। ये Fe3O4 है ना, ये पूरा बताता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। लोहा जो हो गया वो समझिए तो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, कोरेड हो चुका है, जंग लग चुका है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो इसको हम लोग पूरा को बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पूरा रिएक्टेंट। जैसे यहाँ Fe3 था तो यहाँ 3 था, तो इधर तो Fe केवल था, तो यहाँ 3 जो दिया गया है ये बैलेंस करने के लिए दिया गया है, तब जाके Fe बैलेंस हुआ, मतलब 3 हो गया इधर भी और इधर भी 3 था। और H2O था, तो हम लोग यहाँ H2O मतलब पानी था। अब यहाँ देखें कि H2 था, H2, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या किया गया कि ऑक्सीजन तो 4 को था इधर प्रोडक्ट के साइड में, तो यहाँ पे 4 लगाए ताकि ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया। और जैसे ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ 4 लगाने से मेरा हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूना 8, इसीलिए लास्ट में यहाँ लगाया गया हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन के आगे लगाया गया 4 ताकि हाइड्रोजन भी 8 हो जाए। तो इस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। और अगर उससे भी आसान सुविधा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट यूज किया गया है केमिकल रिएक्शन में, उन सब एलिमेंट को आप एक बार लिख लें और काउंट कर लें कि जो रिएक्टेंट के तरफ यानी कि LHS और RHS, रिएक्टेंट यानी LHS और प्रोडक्ट यानी कि RHS, रिएक्टेंट के तरफ जो जैसे कि आयरन है तो आयरन का मात्रा कितना उसको लिख लीजिए कि आयरन 1 है, वो बैलेंस करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो आप LHS RHS में लिख कर भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे आसान है, हम सीधे देख के ही बैलेंस कर सकते हैं कि किस में कितना ज़रूरत है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो लगभग 5 प्रकार के मेन हम लोग जानने वाले हैं। ऐसे तो रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स भी हम लोग इसके अंदर जानेंगे, लेकिन जो मेन टाइप्स है वो 5 हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन है, थोड़ा ओवर राइटिंग दिख रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, किसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product, इसका सीधा कहने का ये मतलब निकलता है कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब मिलकर एक केवल अगर कंपाउंड तैयार करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। कंबाइन कर गया और कंबाइन करके बन गया एक, जैसे यहाँ H2 और O2 कंबाइन होकर हो गया H2O, CaO और H2O कंबाइन होकर हो गया CaOH2। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन है ये सबको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट कह सकते हैं मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जस्ट इसके उल्टा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड split into 2 or more simple substances is called decomposition reaction। इसका कहना का मतलब ये हुआ कि इसमें एक रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे FeSO4 ये आपका हो गया फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड में होता है, जिसका फिजिकल स्टेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसमें एक नेसेसरी कंडीशन के तौर पे हीट दिया जा रहा है। जैसे ही हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिए 1 2 3 प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। मतलब सीधा डेफिनेशन में यही कहा था कि द रिएक्शन इन विच, वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड यानी एक यौगिक स्प्लिट्स मतलब टूटेगा इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें फेरस सल्फेट FeO3 यानी कि
फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट किया हुआ है। और ये तीनों अपने आप में सिंपल सब्सटेंसेस हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, हमने बोला था कि मेन तो 5 हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब डिकम्पोजिशन के अंदर में ही, यानी यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हीट के वजह से डिकम्पोज हुआ है। तो वैसे हम लोग यहाँ जानने वाले हैं कि जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि हीट के वजह से, इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है डिकम्पोजिशन का। तो हम लोग अभी जानेंगे जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट की वजह से डिकम्पोज होने वाला। फिर जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करने वाला। तो यहाँ सीधे बोला जाता है कि जब डिकम्पोजिशन यानी वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी जब डिकम्पोजिशन हीट के जरिए संपन्न होगा, कंप्लीट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये जो एग्जांपल दिखाया जा रहा है जिसमें CaCO3 सॉलिड में था, जैसे इसको हीट दिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, तो हम लोग इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हीट देने के बाद ही डिकम्पोज हुआ। एक